गाइस आज मैं तुम्हें स्टोरी सुनाने वाला हूँ हमारे मेन कैरेक्टर आयाटो की, जिसकी की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि इसकी पावर को इसकी बहन ने खुद ही सील कर दिया ताकि ये गलती से भी किसी को चोट ना पहुंचा दे अनजाने में। और फिर इसकी पावर को सील करने के बाद इसकी बहन खुद भी लापता हो गई, जिसकी वजह से आयाटो कभी अपनी पावर को अनलॉक कर ही नहीं पाया। तो अब हम देखेंगे क्या आयाटो कभी अपनी पावर को अनलॉक कर पाता है या फिर नहीं। तो चलो एनीमे को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एनीमे की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर आयाटो सड़क से गुजर रहा होता है, लेकिन तभी एक बिल्डिंग पे से एक रुमाल गिर करके इसके हाथ में आ जाता है। तो आयाटो इस बिल्डिंग पे वापस चढ़ जाता है इस रुमाल को लौटाने के लिए, लेकिन ये जैसे ही ऊपर आता है ये देखता है कि एक लड़की इसके सामने कपड़े बदल रही होती है, लेकिन ये उसे नेक्ड देख लेता है। इसी वजह से शर्मा जाता है और मुंह अपना पीछे मोड़ लेता है। अब ये लड़की थोड़ी देर में कपड़े पहन लेती है और फिर आयाटो इसे रुमाल भी लौटा देता है। इस लड़की का नाम है जूलियस। जूलियस आयाटो से बोलने लगती है, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरा रुमाल मुझे लौटाया, लेकिन अब तुम्हें मरना पड़ेगा क्योंकि तुमने मुझे नेक देख लिया और तुम गर्ल्स डॉम में घुस आए हो बिना इजाजत लिए। आयाटो के ऊपर एक फायर अटैक कर देती है, लेकिन आयाटो इससे बचने में कामयाब हो जाता है और अब स्कूल ग्राउंड में आ चुका होता है। जूलियस आयाटो से बोलती है, तो तुम मेरे अटैक से बच गए, लेकिन फिर भी अब नहीं बचने वाले। मैं तुम्हें अभी के अभी एक डोल के लिए चैलेंज कर रही हूँ। आयाटो जूलियस को बताता है कि वो इस अकेडमी में नया है। जूलियस इसे कहती है, भले ही तुम नए हो लेकिन फिर भी तुम्हें सजा तो भुगतनी पड़ेगी अगर तुमने गलती की है तो। आयाटो बोलता है, चलो ठीक है मैं तुम्हारा डोल का चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लूं, लेकिन मेरे पास तो वेपन ही नहीं है। आयाटो से ये बात सुनते ही ग्राउंड में क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठे हो चुके थे, इन्हीं में से एक लड़का इसको वेपन दे देता है। ये बोलता है, तुम एक काम करो, मेरा वेपन यूज करो लड़ने के लिए। वेपन मिलते ही आयाटो भी अब रेडी हो चुका होता है और जूलियस भी अपने फायर एरोस क्रिएट करके आयाटो के ऊपर मारना चालू कर देती है, लेकिन आयाटो इन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है और कई सारे एरो से तो बचने लगता है। जूलियस थोड़ी और पावर बढ़ा देती है इन फायर एरोस की और अब फिर से आयाटो के ऊपर मारना चालू कर देती है, लेकिन आयाटो फिर भी इन्हें डिस्ट्रॉय करे जा रहा होता है और अब आयाटो क्लोज आ जाता है इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद। जूलियस के क्लोज क्या आता है, ये पूरा जूलियस के ऊपर ही गिर जाता है, जिसकी वजह से जूलियस को ज्यादा ही शर्माने लग जाती है और अब यहीं पर ये डोल रोकना पड़ जाता है क्योंकि एक लड़की यहाँ पर जो कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है वो आके रोक देती है इस डुअल को। ये बोलती है कि आयाटो आमागिरी, तुम्हें परमिशन नहीं है कि अभी से तुम यहाँ पे डुअल करो। जूलियस भी समझ जाती है कि आयाटो इस अकेडमी में बिल्कुल ही नया है, इसी वजह से इसे परमिशन नहीं है यहाँ डुअल करने की। तो फिर ये भी अब मान जाती है और अब इनका मैच यहीं पर कैंसिल हो जाता है। क्लॉडिया आयाटो को अब अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन इससे पहले ये इसको एक बैच दे देती है। दोनों रास्ते में हॉल में चलते हुए काफी बातें भी करते हैं और अब ऑफिस में पहुंच चुके होते हैं स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में। क्लॉडिया आयाटो को अपनी अकेडमी के बारे में जानकारी देने लगती है, जैसे कि इस अकेडमी का नाम है सैड्यूगान अकेडमी और इसी तरह की 5 अकेडमी और भी है इस कंट्री में। ये बताती है कि साल में एक बार सभी अकेडमी के बीच में कंपटीशन होता है जिसे कि फोनिक्स फिस्टा का नाम दिया गया है। जो भी उस कंपटीशन का विनर बनता है उसे बेस्ट स्टाइलिस्ट का खिताब दे दिया जाता है। आयाटो बोलता है, इससे हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मुझे भी यहाँ पर तुमसे कुछ पूछना है। आयाटो यहाँ पर इससे अपनी बहन के बारे में पूछता है जिसका कि नाम हारुका है। ये पूछता है कि मेरी बहन हारुका काफी साल पहले लापता हो चुकी थी, वो आखिरी बार इस स्कूल में देखी गई थी। आयाटो से हारुका का नाम सुनता है क्लॉडिया अब थोड़ा डाटा निकालने लगती है और आयाटो की बहन के बारे में पता करने लगती है। तो इसे पता चलता है कि हारुका आज से 3 साल पहले इस अकेडमी में पढ़ा करती थी, लेकिन फिर वो लापता हो गई और किसी को पता ही नहीं चला कि वो आखिर गई कहाँ। और वो एक वेपन को यूज करती थी जिसका कि नाम सर्वेस्टा था। आयाटो क्लॉडिया को थैंक यू बोलता है इतनी सारी जानकारी देने के लिए। क्लॉडिया से बोलता है कि अपनी बहन को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। क्लॉडिया भी आकर के पीछे से कर लेती है और इसे बोलने लगती है, तो तुम जा रहे हो? आयाटो बोलता है इससे कि ये तुम आखिर कर क्या रही हो? क्लॉडिया बोलती है, कुछ नहीं बस ऐसे ही। थोड़ी देर में आयाटो को छोड़ देती है और अब आयाटो यहाँ से चला जाता है और सीन भी यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में अब आयाटो अपनी क्लास में आ चुका होता है और किस्मत वाली बात जूलियस भी इसी क्लास में है। यहाँ पर टीचर इसे टॉन्ट देने लगती है। जूलियस को ये बोलने लगती है, देखो जूलियस तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया है। जूलियस बोलने लगती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। आयाटो जूलियस से बोलता है कि टीचर की बात को तुम इतना सीरियसली मत लो, उन्हें कोई गलत फहमी हो गई है। जूलियस आयाटो से सुनने के बाद शर्माने लग जाती है और अब यहाँ से चली जाती है। आयाटो ने हाल ही में एक नया दोस्त बना लिया है जिसका की नाम है याबुकी। याबुकी ना कि सिर्फ इसका क्लासमेट है, ये इसका रूममेट भी है। याबुकी यहाँ पर जूलियस की काफी सारी जानकारी आयाटो को देने लगता है क्योंकि आयाटो ही पूछने में लगा हुआ था इससे। याबुकी बताता है कि जूलियस जो है वो एक कंट्री की प्रिंसेस है, लेकिन इसके बाद भी उसमें काफी ज्यादा एटीट्यूड है, वो किसी से भी बात नहीं करा करती है। उसकी पूरी अकेडमी में जो रैंक है वो 4th नंबर पे है। ये बताता है कि जूलियस ने हाल ही में बहुत सारे लोगों से बैटल करी है और वो सबसे जीत चुकी है लगभग। आयाटो याबुकी से बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया मुझे इतनी सारी जानकारी देने के लिए और ये लो तुम्हारा वेपन जो तुमने मुझे दिया था। याबुकी से बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला ये मेरा वेपन है? आयाटो बोलता है, मैंने तुम्हारी आवाज से पहचान लिया। याबुकी बोलता है, हो तो तुम काफी अच्छे लिसनर भी हो इसका मतलब। दोनों ये वैसे साथ में चल रहे होते हैं, लेकिन तभी ये छुप जाते हैं क्योंकि इन्हें दिखता है कि जूलियस को कुछ लौंडे परेशान कर रहे होते हैं। जो लड़का जूलियस को परेशान कर रहा है इसका नाम लेस्टर है और ये जूलियस का ही क्लासमेट है। जूलियस इसको 4 बार हरा चुकी है ये बता रही है, लेकिन फिर भी ये बंदा इसको चैलेंज किए जा रहा है डुएल के लिए, लेकिन जूलियस बार बार इसे मना ही किए जा रही है। जूलियस इससे बोलती है कि लड़ने का कोई फायदा है ही नहीं, मुझे पता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो। जूलियस से ये बात सुनने के बाद लेस्टर इसका हाथ पकड़ लेता है और इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो जूलियस अब अपनी पावर अनलॉक करने लगती है और इसे दूर हटा देती है अपने से। सीन चेंज हो जाता है। यहीं से अब हमें आयाटो का पास्ट दिखाया जाता है। आयाटो जब बच्चा था तब इसने अपनी पावर को यूज करते हुए काफी बच्चों को पीट दिया था। इसी वजह से इसकी बहन इसे बोल रही होती है, आयाटो तुम्हें अपनी पावर को इस तरीके से यूज नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी पावर से लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आयाटो समझ नहीं पा रहा होता है कि इसकी बहन आखिर कहना क्या चाहती है। ये बोलती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करती हूँ। आयाटो बोलने लगता है, हो तो अब मैं समझ गया आप क्या कहना चाहती हो। आयाटो बोलता है, तो अब मैं भी आपको अपनी पावर से प्रोटेक्ट करूंगा। थोड़ी देर में अब आयाटो की आंख भी खुल जाती है और जो अभी अभी हमने देखा वो बस आयाटो का सपना
रहा था। उठते ही आयाटो याद करने लगता है कि पिछले दिन इसके साथ हुआ क्या था। आयाटो याद करता है कि किस तरीके से लेस्टर और जूलियस बस लड़ने ही वाले थे कि तभी आयाटो बीच में आकर के इनकी लड़ाई रुकवा देता है। लेस्टर तो आयाटो से भी लड़ने वाला था, लेकिन ये रुक जाता है क्योंकि ये किसी नए स्टूडेंट से एकदम से पंगा नहीं लेना चाहता था। इसी वजह से अब ये यहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते हुए भी जूलियस से बोल के जाता है कि मैं बाद में तुम्हें जरूर हराऊंगा। लेस्टर तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन जूलियस से आयाटो पूछने लगता है तुम एक बात बताओ कि आखिर तुम प्रिंसेस होने के बाद भी इस तरह की लड़ाइयाँ क्यों करा करती हो। जूलियस बताती है पैसों के लिए, क्योंकि फिलहाल इसकी कंट्री बहुत ज्यादा गरीब हो चुकी है, उस पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इसकी कंट्री को। इसी वजह से जूलियस को फोनिक्स सिस्टम में पार्टिसिपेट करना ताकि ये वहां से पैसा निकाल कर अपनी कंट्री में लगा सके। जूलियस से ये बात सुनने के बाद याबुकी इससे बोलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब याबुकी को बहुत जरूरी काम याद आ जाता है। ये आयाटो से बोलता है कि मैं बाद में मिलता हूँ, अभी मुझे जाना होगा। याबुकी जाते जूलियस कहने लगती है अच्छा अब मैं भी जा रही हूँ। तभी आयाटो इसे रोक देता है। आयाटो इसे पूछता है अच्छा मुझे एक बात बताओ, आखिर बॉयज डॉम किस तरफ है। जूलियस से ये बात सुनने के बाद हंसने लग जाती है। बोलती है तुम फिर से वही गलती कर रहे हो। वैसे आयाटो ने ये सवाल जूलियस से जानबूझे पूछा था। अब आयाटो जूलियस से रिक्वेस्ट करने लगता है कि क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी, क्या तुम मुझे एक बार इस अकेडमी की सैर कराना चाहोगी। जूलियस आयाटो से पूछती है कि आखिर तुम मेरे से ये रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो। आयाटो बोलता है वो इसलिए क्योंकि तुम भी मेरा फीवर लौटाना चाहती हो, मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी दो बार हेल्प करी है। जूलियस ऐसे बोलती है अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हें इस अकेडमी की सैर कराऊंगी। अगले दिन आयाटो जैसे ही अपनी क्लास में एंट्री करता है, ये सबसे पहले जूलियस को गुड मॉर्निंग विश करता है। तो जूलियस भी इसे गुड मॉर्निंग विश करती है, तो सभी लोग देख के हैरान रह जाते हैं कि जूलियस ने पहली बार किसी को रिप्लाई दिया है। अब आयाटो अपनी जगह पे बैठ जाता है। ये देखता है इसके बगल में एक लड़की बैठी हुई होती है जो कि इसकी बचपन की दोस्त है। इसका नाम है साया। साया आयाटो को देखने के बाद इससे पूछती है तो तुम कैसे हो। आयाटो इससे बोलता है हाँ मैं बढ़िया हूँ। आयाटो इससे पूछने लगता है कि ये आखिर इस अकेडमी में क्या कर रही है। तो साया इसे बताती है ये इस अकेडमी में आई है इसकी डैड की वजह से, लेकिन इसके अपने भी कुछ रीजन है। साया बता दिया कि इसके डैड ने अकेडमी में इसे इसलिए भेजा ताकि ये इनके बनाए हुए वेपन का प्रमोशन कर सके यहाँ पर आके। कुछ ही देर में अब टीचर भी क्लास में आ जाती है। ये आकर के साया से पूछने लगती है कि तुमने आखिर पिछले दिन छुट्टी क्यों करी थी। साया बोलती है वो मैं लेट हो गई थी। साया से ये सुनने के बाद ये इसके सर पे रख के घुसा देती है और बोलती है कि अगली बार से ये गलती मत करना। पिटने के बाद साया दर से चिल्लाने लग जाती है और यहीं पर आयाटो इससे बोलने लगता है तो यानी तुम अभी भी नहीं बदली हो। क्लासेस के खत्म होने के बाद जूलियस यहाँ बाथरूम में अपने आप को चेक कर रही होती है कि ये ठीक लग रही है या फिर नहीं। और अभी आयाटो के पास आकर के इससे बोलने लगती है चलो मुझे तुम्हें अकेडमी दिखानी थी ना, तो ये बिल्कुल सही समय है। साया भी इसी वक्त खड़ी हो जाती है, बोलने लगती है तो तुम आयाटो को अकेडमी दिखाने जा रही हो, एक काम करो उसे मैं अकेडमी दिखा दूंगी, तुम रहने दो। जूलियस इससे बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे मेरा फीवर लौटाना है इसीलिए मुझे इसे अकेडमी दिखानी पड़ेगी। इसी वक्त क्लॉडिया यहाँ पर आ जाती है। ये दोनों से बोलने लगती है तुम दोनों लड़की रही हो, अगर तुम्हें इसे अकेडमी दिखानी है तो इसे मैं अकेडमी दिखा देती हूँ। ये आयाटो का हाथ पकड़ के इनसे ऐसा बोलने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्लॉडिया से बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं तो यहाँ किसी और काम से आई थी। ये आयाटो को एक लेटर देते हुए बोलने लगती है कि तुम्हारा वेपन के लिए सिलेक्शन हो चुका है, अब तुम कोई भी वेपन सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा एक। लेकिन इससे पहले इन पेपर्स को भर के जमा कर दो। अब आयाटो इन पेपर्स को रख देता है। तभी यहाँ पर क्लॉडिया पूछने लगती है साया से और जूलिया से क्या तुम दोनों फ्रेंड बन चुकी हो। ये दोनों शर्मा जाते हैं और इससे बोलने लगते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं और तुम जाओ यहाँ से, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं क्लॉडिया से। तो फिर क्लॉडिया भी अब यहाँ से चली जाती है। आयाटो समझ जाता है ये दोनों ऐसे मानने वाले नहीं है, तो आयाटो एक प्लान बोलता है। आयाटो बोलता है एक काम करो तुम दोनों ही मिलकर मुझे अकेडमी दिखा दो। तो अब दोनों ही सहमत हो जाते हैं और मिलकर अकेडमी दिखाने आ जाते हैं। आयाटो शायद तो यहाँ पर आयाटो को अकेडमी दिखाने आई थी, लेकिन ये तो खुद भी कहीं का भी रास्ता नहीं जानती। अब आयाटो इनसे ये बोल के चला जाता है कि मैं कुछ ठंडा लेने जा रहा हूँ। इसके बाद साया पूछने लगती है जूलियस से आखिर तुम्हें आयाटो कहाँ पर मिला। जूलियस ऐसे बताती है कि इन दोनों के बीच में एक डुएल हुआ था। साया पूछती है वो अच्छा वैसे कौन जीता था उस डुएल। जूलियस बताती है वो टाई रहा था। साया इससे बोलती है तो मानना बहुत ही मुश्किल है कि आयाटो तुम्हारे साथ टाई हुआ। आयाटो तो तुम्हें बहुत आसानी से हरा सकता था। साया से ये बात सुनने के बाद जूलियस को गुस्सा आ जाता है। जूलियस बोलने लगती है तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं वीक हूँ, तो आ जाओ हम दोनों क्यों ना डुएल कर लें। जूलियस ने बस इतना बोला ही होता है कि तभी इन दोनों के ऊपर कोई अटैक कर देता है। ये दोनों ही लेकिन इस अटैक से बचने में कामयाब हो जाते हैं और अब यहाँ पर साया अपना एक बहुत ही बड़ा वेपन निकाल देती है और इससे उड़ा देती है इस बंदे को जिसने कि इनके ऊपर अटैक किया था। ये साथ में एक फाउंटेन भी तोड़ देती है जिसकी वजह से ये दोनों ही पूरी तरीके से गीले हो चुके होते हैं। धमाके की आवाज आयाटो के भी कानों तक पहुंच जाती है और अब आयाटो यहाँ पर आ चुका होता है। ठंडा लेके आया था लेकिन अपना मुंह ही मोड़ के यहाँ पर खड़ा हो जाता है आयाटो। जूलियस समझ जाती है कि आयाटो ने अपना मुंह क्यों मोड़ रखा है यहाँ पर, क्योंकि इनके इनर वेयर नजर आ रहे थे। जूलियस साया से बोलती है कि अपनी बॉडी छुपा हुआ नजर आ रही है। साया बोलती है जो चीज है नहीं वो नजर कैसे आएगी आखिर। इसके बाद हम आयाटो को देखते हैं जो कि क्लॉडिया के संग अपना वेपन सिलेक्ट करने जा रहा होता है। इसे टेस्ट देना है ना अपना। चलते हुए रास्ते में दोनों ही बस जूलियस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो अटैक अभी हुआ था हमने देखा लास्ट टाइम वो जूलियस के ऊपर किया गया था, लेकिन जिसने किया वो बंदा अभी तक पकड़ा नहीं गया। क्लॉडिया बोलती है कि इन लोगों ने जूलियस की सिक्योरिटी बढ़ाने की भी कोशिश करी लेकिन जूलियस ने मना कर दिया। थोड़ी देर में ये लोग उस जगह पे भी पहुंच जाते हैं जहाँ पे आयाटो का वेपन चेक करने के लिए टेस्ट होने वाला था। यहाँ पर अकेला आयाटो ही नहीं है जो कि नया वेपन लेने आया, यहाँ पर लेस्टर भी आया हुआ होता है नया वेपन लेने के लिए और ये सिलेक्ट करता है सर्वेस्टा को जो वेपन कभी आयाटो
की बहन का हुआ करता था। ये जैसे ही सर्वेस्टा को सिलेक्ट करता है आयाटो को कुछ फील होने लगता है। लेस्टर सर्वेस्टा को उठाता है और फिर यूज करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये बंदा तो सर्वेस्टा को यूज ही नहीं कर पा रहा होता है। सर्वेस्टा इसको झटका मार के पीछे उड़ा देता है। क्लॉडिया बताती है कि यहाँ पर तुम ही नहीं हो जो वेपन को सिलेक्ट करने आए हो, वेपन भी तुम्हें सिलेक्ट करता है और अगर वेपन को तुमने गुस्सा दिला दिया तो वो उससे में तुम पे अटैक भी कर सकता है और तुम्हें खत्म भी कर सकता है। क्लॉडिया ने बस इतना बोला ही होता है कि ये लेस्टर निकम्मा यार सच में गुस्सा दिला देता है सर्वेस्टा को। सर्वेस्टा का बीपी हाई हो जाता है और सर्वेस्टा बस इसे निपटाने ही वाला होता है कि तभी आयाटो बीच में आकर के बचा लेता है लेस्टर को और आयाटो यहाँ पर सर्वेस्टा को पकड़ के जमीन में गाड़ देता है। यहाँ आयाटो को चोट तो लगती है लेकिन यहाँ पर सर्वेस्टा अब आयाटो का वेपन बन चुका है। सर्वेस्टा ने तो आयाटो को चूज कर लिया लेकिन इसका हार्ट डैमेज कर डाला। यहाँ पर आयाटो को अब पट्टी बांध रही होती है क्लॉडिया। ये आयाटो से कहती है कि आज रात को मेरे कमरे में आ जाना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। इसकी बात मानते हुए आयाटो अब आ जाता है इसके रूम में। ये आयाटो का वेलकम करती है आयाटो को यहाँ पर देखने के बाद। वैसे आयाटो देखता है कि यहाँ पर क्लॉडिया का काफी कुछ नजर आ रहा होता है। ये आयाटो के क्लोज आने की कोशिश करती है तो आयाटो बोलता है 1 मिनट रुको जरा प्लीज, वो काम की बात करते हैं जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। आयाटो से ये बात सुनने के बाद क्लॉडिया का थोड़ा मूड खराब होता है और अब ये बैठ जाती है। ये आयाटो से बोलने लगती है, वैसे आज का दिन मेरा कुछ खास अच्छा नहीं बीता है। ये आयाटो को काफी सारे इशारे करती है लेकिन आयाटो इसे इग्नोर मारे जा रहा था तो क्लॉडिया समझ जाती है आयाटो जाल में नहीं फंसेगा। तो क्लॉडिया अब इसे काम की बात करने लगती है। ये बोलती है देखो इस लिस्ट को देखो, ये वो सारे स्टूडेंट है जो कि फोनिक्स विस्टा में पार्टिसिपेट करने वाले थे लेकिन किसी ने इनके ऊपर अटैक कर दिया जिसकी वजह से अब ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बुरी हालत में है और क्योंकि अभी जूलियस भी पार्टिसिपेट करने वाले इस कॉम्पिटिशन में और बस जूलियस ही बची जिसपे अटैक नहीं हुआ है और उस पर भी कोशिश करे जा रहे हैं अटैक करने की, इसीलिए क्लॉडिया बोलती है कि तुम्हें जूलियस को प्रोटेक्ट करना है। आयाटो बोलता है आखिर मैं क्यों? क्लॉडिया बोलती है इसलिए क्योंकि वो तुमसे अच्छे से बात करती है और ये इसे ऑफर भी देती है कि अगर यहाँ पर आयाटो प्रोटेक्ट करता है जूलियस को तो क्लॉडिया इसकी कोई भी एक विश पूरी करेगी। आयाटो इससे बोलता है तुम्हारा काम हो जाएगा लेकिन मुझे अभी कुछ जरूरी काम है इसलिए मुझे जाना होगा। इसके बाद अगले दिन अब आयाटो आया हुआ था जूलियस के पास क्योंकि आज ये दोनों साथ में कहीं लंच करने जाने वाले हैं। इन्होंने पिछले दिन ये प्लान बनाया था। आयाटो जूलियस को देख करके इससे बोलता है कि तुमने ये जो ड्रेस पहन रखी है ये तुम पे काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। ये सुनने के बाद जूलियस तो अब शर्माने लग जाती है आयाटो से। दोनों ही साथ में थोड़ी देर तक पैदल चलते हैं। जूलियस आयाटो को थोड़ी देर तक सीढ़ी दिखाती है और अब दोनों ही मैकडोनल्ड्स में पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पर पहुंचते ही कुछ फ्रेंच फ्राइज और बर्गर भी ऑर्डर कर देते हैं। आयाटो तो यहाँ पर बस जूलियस को खाते हुए देखे जा रहा था। ये जूलियस से पूछता है एक बात बताओ क्या तुम सच में एक प्रिंसेस है? जूलियस इससे पूछती है क्यों, ऐसा मैंने क्या कर दिया आखिर? आयाटो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये भुक्कड़ों की तरह खा रही है लेकिन बोलता नहीं है इसे। इसी वक्त यहाँ पर लेस्टर भी आ जाता है जो जूलियस को फिर से चैलेंज करने लगता है डुएल के लिए। लेस्टर तो फिर से जबरदस्ती करने लगता है यहाँ पर जूलियस के साथ। तो आयाटो खड़ा हो जाता है। आयाटो इससे बोलने लगता है देखो तुम्हें डुएल करना है कहीं और करना है, ये कोई जगह नहीं है डुएल करने की। लेस्टर गुस्सा हो जाता है आयाटो से। ये बात सुनने के बाद लेस्टर इसको डराने के लिए इसके ऊपर एक अटैक करता है लेकिन हिट नहीं करता है, जमीन पे मारता है। इसे लगता है आयाटो डर जाएगा लेकिन आयाटो को कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो लेस्टर खुद ही यहाँ से चला जाता है। लेस्टर के जाते जूलियस आयाटो से बोलने लगती है तुम्हारा ये एटीट्यूड मैंने पहली बार देखा है। लेस्टर की वजह से आयाटो की टी शर्ट गंदी हो गई थी तो जूलियस अब इसे साफ करने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है और अब दोनों ही घर जा रहे होते हैं लेकिन तभी इन्हें यहाँ पर 2 गैंग दिख जाती है आपस में लड़ते हुए। ये यहाँ पर जूलियस और आयाटो के ऊपर अटैक करना चाहते थे लेकिन दिखा रहे थे कि आपस में लड़ रहे हैं लेकिन जूलियस तो इन्हें अकेले ही पीट देती है इन सभी को। इन सबको पीटने के बाद जूलियस एक झाड़ू जैसे हेयर स्टाइल वाले बंदे को पकड़ के उठा देती है और बोलने लगती है जल्दी से बताओ कि तुम्हें आखिर किसने भेजा था हम पे अटैक करने के लिए। ये बंदा बताता है देखो वो बंदा है जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। इसे देखने के बाद जूलियस अब इसके पीछे जाने लगती है पकड़ने के लिए लेकिन यहाँ पर जूलियस जब इसके पीछे जा रही होती है तो एक और बंदा होता है जो कि जूलियस के ऊपर ही अटैक कर देता है लेकिन जूलियस इससे बचने में किसी तरह कामयाब हो जाती है। आयाटो भी जूलियस के पीछे पीछे आने में लगा हुआ था। ये जूलियस से बोलता है जूलियस जरा सावधान रहो लेकिन अटैकर तो इसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर इसकी टी शर्ट भी फट जाती है इस अटैक से। जूलियस बोलती है मुझे सावधान रहने के लिए बोल रहे हो, कम से कम खुद भी तो देखो। जूलियस आयाटो को अपने घर पे लेके आ चुकी होती है। आयाटो से बोलने लगती है चलो जल्दी से अपनी टी शर्ट उतारो। आयाटो शर्माने लग जाता है। ये बोलता है तुम क्या बोल रही हो? जूलियस कहती है देखो गलत समझने की जरूरत नहीं है, ये टी शर्ट जो तुम्हारी फटी है मैं बस ये सिलना चाहती हूँ। आयाटो जूलियस की बात को समझ जाता है और वैसे अपनी टी शर्ट उतार के दे देता है। जूलियस भी इसे सिलना चालू कर देते हैं। यहीं पर आयाटो देखता है एक फोटो रखे हुए जिसमें कि जूलियस के बचपन की फोटो होती है। जूलियस से पूछता है तो ये तुम हो, यानी ये आसपास वाले बच्चे भी तुम्हारे दोस्त रहे होंगे? जूलियस इससे बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। जूलियस इसको अपने बारे में बताने लगती है कि कैसे जब जूलियस छोटी थी तो बहुत ज्यादा शैतान थी, ये कहीं भी भाग जाया करती थी बचपन में। एक दिन कुछ बुरे लोगों ने इसे पकड़ लिया और फिर इसे परेशान करने लगे। तभी यहाँ पर छोटे बच्चे आ गए जो कि ऑर्फनेज से बिलोंग करते थे। इन सब ने जूलियस को बचा लिया और तभी से ये सब इसके दोस्त बन गए थे। जूलियस आयाटो को बता दिया कि ये इस अकेडमी में भी बस इसी वजह से आई है क्योंकि इसे पैसों की जरूरत है। इसे अपना ऑर्फनेज बचाना है क्योंकि इसका ऑर्फनेज वरना नीलाम कर दिया जाएगा क्योंकि इसके ऑर्फनेज पे काफी ज्यादा कर्जा हुआ पड़ा है ऑलरेडी। इसलिए इसने सोच रखा है कि ये फोनिक्स विस्टा को जीतेगी और उसका सारा पैसा अपने ऑर्फनेज में लगा देगी जिससे कि वो ऑर्फनेज बच जाएगा। अब ये टी शर्ट को सिल देती है आयाटो की और इसे बोलती है ये लो इसे पहनो और रेडी हो जाए और दफा हो जाओ यहाँ से। अब आयाटो तो यहाँ से चला जाता है। आयाटो के जाते ही जूलियस इसी रुमाल को देखने लगती है जिसे कि आयाटो ने लौटाया था इसे एनीमे के शुरुआत। इसके साथ ही सीन
सीन भी चेंज हो जाता है। अगला दिन लग चुका होता है। जूलियस एक लेटर को पढ़ रही होती है। इस लेटर को पढ़ते हुए जूलियस काफी सीरियस नजर आ रही होती है। ये आयाटो भी यहाँ पर इसको गुड मॉर्निंग विश करता है तो ये इस पर ध्यान ही नहीं देती है। शाम होते ही जूलियस तो इस अकेडमी से ही भाग जाती है। पता नहीं वो कहाँ चली जाती है। सब लोगों को पता चल चुका होता है कि जूलियस अकेडमी में नहीं है। यहाँ पर जूलियस के बारे में आयाटो पूछने आया हुआ होता है क्लॉडिया से। क्लॉडिया बताती है जूलियस फिलहाल एक बहुत बड़े खतरे में और आयाटो उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसने तुम्हें बस इसी वजह से नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम किसी भी मुसीबत में फंसो। आयाटो अब यहाँ से जाने लग जाता है। ये बोलता है कि जूलियस ने मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। ऐसा बोल के आयाटो यहाँ से जाने लगता है। तभी क्लॉडिया इसको एक वेपन देती है। ये बोलती है अपना सर्वेस्टा लेते हुए जाओ। आयाटो अब अकेडमी से बाहर आ जाता है और बिल्डिंग से कूदते हुए ये बोलता है मैं जूलियस तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। सीन जूलियस पे आता है। ये उस जगह पे पहुंच चुकी होती है जहाँ पे इसे बुलाया गया लेटर के थ्रू। यहाँ पर जूलियस पे एक बंदा अटैक भी करता है लेकिन जूलियस अपने एक अटैक से इस अटैक को ब्लॉक कर देती है। जिस बंदे ने जूलियस को यहाँ पर बुलाया ये बंदा नॉर्मन है जो कि लेस्टर का एक राइट हैंड मैन है। ये बोलने लगता है जूलियस से मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। जूलियस बोलती है कि मुझे पहले ही पता था कि ये तुम ही हो जो कि मेरे ऊपर अटैक करवा रहा है क्योंकि तुम हर बार लेस्टर को दूर ले जाते थे वो जब भी मुझसे लड़ने आता था। नॉर्मन बोलता है तो क्या ऐसी बात है, मतलब तुम काफी ज्यादा स्मार्ट भी हो। ये बोलता है आज मैं तुम्हारा और उसका खेल यहीं पर खत्म कर दूंगा। जूलियस को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये किसकी बात कर रहा है। तभी यहाँ पर आ जाता है लेस्टर। नॉर्मन ने लेस्टर को यहाँ पर ये बोल के बुलाया कि जूलियस से सेट ड्यूल करना चाहती है और अब ये इन दोनों को मरवाना चाहता है और फिर सबसे ये बोल देगा कि ये दोनों आपस में ही ड्यूल करके मर गए। लेस्टर को काफी गुस्सा आने लगता है। इससे ये बात सुनने के बाद लेस्टर इसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन नॉर्मन को इसके अटैक से कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर एक पपेट आ जाता है। एक या 3 पपेट आते हैं जो कि नॉर्मन के अटैक को काफी आसानी से रोक देते हैं। नॉर्मन इनके ऊपर अटैक करके इन्हें दूर उड़ा देता है लेकिन फिर भी ये तो आराम से खड़े हो जाते हैं जैसे कि लेस्टर के अटैक से इन्हें कुछ हुआ ही ना हो। खड़े होकर के बिना रुके अब गोलियां चलाने लगते हैं लेस्टर के ऊपर। लेस्टर को काफी दिक्कत हो रही होती है इनसे बचने में। जूलियस भी यहाँ पर लेस्टर की हेल्प करने के बारे में सोचती है लेकिन ये इससे पहले सारे पपेट लेस्टर पे अटैक कर देते हैं और इस पे बहुत ज्यादा भारी पड़ जाते हैं। लेस्टर को निपटाने के बाद ये सारे ही पपेट अब पड़ जाते हैं सीधा जूलियस के पीछे। जूलियस यहाँ पर किसी तरह इन सबसे लड़ने की कोशिश कर रही होती है। ये सारे के सारे मिलकर जूलियस पर अटैक कर रहे होते हैं लेकिन जूलियस अपना एक फायर ड्रैगन क्रिएट करती है जिससे कि ये बहुत सारे पपेट को ठिकाने लगा देती है। लेकिन फिर भी वही बात है कि जूलियस अकेली और ये पपेट इतने सारे हैं। पपेट अब जूलियस को पकड़ लेते हैं और तभी जूलियस नॉर्मन से बोलने लगती है तो मैं समझ चुकी हूँ ये पपेट तुम्हें किसने दिए। ये तुम्हें अर्ली क्वान अकेडमी ने दी है और कोई ऐसे पपेट क्रिएट ही नहीं कर सकता है, वही अकेडमी बस क्रिएट कर सकती है। नॉर्मन बोलता है तो तुम्हें ये भी पता चल गया, यानी तुम्हें और भी जल्दी मारना पड़ेगा। नॉर्मन अपने पपेट को ऑर्डर देता है कि वो जूलियस को 2 टुकड़ों में काट डाले। इससे पहले कि ये पपेट जूलियस पे अटैक कर देता है यहाँ पर आ जाता है आयाटो और आयाटो आकर के बचा लेता है जूलियस को। अब ये थोड़ा दूर लेके आ जाता है जूलियस को यहाँ से। जूलियस आयाटो से पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आयाटो बोलता है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने आया हूँ। जूलियस इससे बोलती है मैंने तुमसे हेल्प नहीं मांगी थी। तभी यहाँ पर नॉर्मन भी आ जाता है जो बोलता है तुम लड़ना बंद करो आपस में क्योंकि अब तुम दोनों ही निपटने वाले हो। जूलियस के पैर में बुलेट लग चुकी थी, इसी वजह से आयाटो जूलियस को गोद में उठा लेता है और अब अपनी कुछ प्रतिशत पावर अनलॉक कर लेता है इन पपेट से लड़ने के लिए और इनसे लड़ना चालू कर देता है। आयाटो तो अपनी थोड़ी सी पावर को अनलॉक करने के बाद इन पपेट से आराम से लड़ रहा होता है और तभी नॉर्मन इससे बोलने लगता है तुम कितने ही पपेट से आगे लड़ पाओगे, यहाँ पूरे के पूरे 200 हैं। काफी सारे पपेट को निपटाने के बाद आयाटो एक पिलर के पीछे आके छुप जाता है और अब जूलियस को बताने लगता है कि मुझे पता चल चुका है कि आखिर नॉर्मन क्या कर रहा है। नॉर्मन बस एक बार में 6 पपेट को ही यूज कर सकता है, इससे ज्यादा को नहीं। ये नॉर्मन के सामने भी इस बात को रिवील कर देता है तो नॉर्मन भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है तो तुम समझ चुके हो इस बात को। नॉर्मन के सारे पपेट को यहाँ पर आयाटो बिना रुके काट डालता है 200 के 200 को। आयाटो की स्ट्रेंथ देखने के बाद तो नॉर्मन अब हैरान रह जाता है और अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़े पपेट को समन कर लेता है। ये पपेट बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है लेकिन फिर भी आयाटो इसे बहुत आराम से काट डालता है और नॉर्मन के ऊपर ही फेंक देता है। नॉर्मन समझ जाता है कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा है और अब वो हार चुका है। तभी नॉर्मन एक पपेट को यूज करके यहाँ से भागने लग जाता है लेकिन आयाटो और जूलियस इसे यहाँ से जाने नहीं देते हैं। जूलियस आयाटो के ऊपर एक ट्रिक यूज करती है जिससे कि आयाटो की पीठ पे जेट पैक से आ जाते हैं। आयाटो उड़ता हुआ जाता है और काट डालता है यहाँ पर लास्ट बचे हुए पपेट को जिससे कि नॉर्मन अब नीचे गिर जाता है जहाँ पर क्लॉडिया इसका इंतजार कर रही होती है। आयाटो ने क्योंकि अपनी पावर को अनलॉक करने की कोशिश करी है यहाँ पर आयाटो को झटका लगने लगता है। आयाटो को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है, कुछ जंजीरें निकलती हैं और आयाटो को सील कर देती हैं। ये सारी पावर को आयाटो की सील कर देती हैं जिससे कि आयाटो अब बेहोश हो जाता है। जब इसकी आंख खुलती है तो ये जूलियस की गोद में लेटा हुआ होता है। आयाटो खड़े होने की कोशिश करता है तो जूलियस इसे वापस अपनी गोद में लेटा लेती है और इसे बोलने लगती है पहले मुझे ये बताओ कि आखिर वो था क्या, तुम्हारी पावर को आखिर लॉक किसने करा है। आयाटो बताता है ये मेरी बहन ने करा है। आयाटो से ये बात सुनने के बाद जूलियस थोड़ी देर के लिए तो हैरानी रह जाती है लेकिन तभी आयाटो इससे बोलने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके ऐसा करने के पीछे कोई ना कोई जेन्युइन रीजन रहा होगा। तो जूलियस भी अब इसकी बात से सहमति मिलाती है। यहीं पे आयाटो जूलियस से एक बात और कहता है कि ये फोनिक्स फिस्टा में इसका पार्टनर होने वाला है क्योंकि उसमें पार्टिसिपेट 2 पर्सन ही कर सकते हैं, डुअली एक पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई सोलो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसलिए अब यहाँ पर आयाटो जूलियस का पार्टनर होने वाला, जो सुनने के बाद जूलियस को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब आयाटो खड़ा हो जाता है जहाँ पे ये नोटिस करता है कि आज आसमान काफी सुंदर लग रहा होता है, काफी स्टार्स होते हैं आसमान में। तो जूलियस और आयाटो मिलकर के अब स्टार्स को देखने लग जाते हैं और सीन आ जाता है क्लॉडिया पे जिसने की नॉर्मन की हालत बिगाड़ दी होती है। बेचारे को अधमरा ही कर डाला है इसने। क्लॉडिया के साथ यहाँ पर याबुकी भी होता है। याबुकी पूछ रहा होता है क्लॉडिया से तो तुमने उसे मार डाला क्या। क्लॉडिया बोलती है नहीं मैंने उसे
नहीं मारा क्योंकि मुझे उससे जानकारी निकलवानी है कि कौन हमारी एकेडमी के स्टूडेंट्स पे आखिर अटैक करवा रहा था। सीन यहीं से आ जाता है तो गर्ल्स के ऊपर जो कि बोल रही होती है कि ये इतना बुरा भी नहीं था, वो हमागिरी आयाटो वो काफी अच्छी फाइट करता है। सीन यहीं से ही फिर से शिफ्ट हो जाता है। आज के दिन स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट्स की मीटिंग है। सभी स्कूलों के स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट्स यहाँ पे आए हुए होते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए, सिवाय एक लड़की को छोड़ के। ये लड़की ज्यादातर नहीं आया करती है ऐसी मीटिंग्स में। यहीं पर एक बंदा बोल रहा होता है, एक मोटा सा बंदा, ये बोल रहा होता है कि वो लड़की फिर से नहीं आई है, ये उसे गाली दे रहा होता है। तो यहीं पर एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट इसके गले पे तलवार रख देता है। ये बोलने लगता है, देखो उसके बारे में दोबारा उल्टा सीधा बोलने की कोशिश भी मत करना। ये मोटू अपनी गलती मान लेता है और ये दूसरे स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट अपनी स्वॉर्ड इसके गले से हटा लेता है। सभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट यहाँ पर बोलने लगते हैं, तो हमने सुना है क्लॉडिया तुम यहाँ पर एक नए तरह का स्टेरस बनाने में लगी पड़ी हो। क्लॉडिया इन सबसे बोलती है, मुझे नहीं पता कि आप सबने ये रूमर्स कहाँ से सुन लिया, मगर ये सब सच है। हम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हम जल्दी कामयाब भी हो जाएंगे। सीन आयाटो पे आ जाता है जो कि भागता हुआ जा रहा था क्योंकि ट्रेनिंग के लिए लेट हो चुका था। तब ये गलती से एक लड़की से टकरा जाता है रास्ते में जल्दीबाजी के चक्कर में। इस लड़की की हल्की सी चोट लग जाती है। यहाँ पर ये लड़की आयाटो से माफी मांगती है क्योंकि गलती इसी की थी। यहाँ पर टकराते वक्त यहाँ पर इस लड़की की स्कर्ट थोड़ी ऊपर रह जाती है, इसलिए शर्माने लग जाती है। ये लड़की आयाटो से सॉरी बोलने लग जाती है तो आयाटो इसे कहता है कोई बात नहीं। अब आयाटो इसे हाथ देता है अपना खड़े होने के लिए और आयाटो देखता है कि इसके बालों में कूड़ा फंस गया होता है तो आयाटो ये भी हटा देता है। और इसी वक्त इस लड़की को कोई पर्सन बुलाने लग जाता है तो ये लड़की भाग के चली जाती है आयाटो से ये बोल करके आपका शुक्रिया, मैं अब आपसे बाद में मिलूंगी। इसके बाद अब आयाटो भी आ जाता है अपनी ट्रेनिंग करने के लिए जूलियस के साथ। यहाँ पर जूलियस आयाटो के ऊपर अपने फायर अटैक्स किए जा रही होती है तो आयाटो भी बचे जा रहा होता है, लेकिन ये आयाटो को अब एक ट्रैप में सेट कर दी थी। ऐसे लगता है कि अब आयाटो हार जाएगा, लेकिन आयाटो इस ट्रैप से बाहर आ जाता है और अब हरा देता है इसको। जूलियस को काफी बुरा लगने लगता है कि ये काफी जल्दी हार गई है, लेकिन यहीं पर एक अच्छी बात और भी है कि आयाटो अपनी पावर को 3 मिनट तक यूज कर सकता है। पहले आयाटो बहुत कम टाइम तक अपनी पावर को यूज कर सकता था, लेकिन अब 3 मिनट तक यूज कर सकता है, जो कि एक अच्छी बात है। आयाटो यहाँ पर जूलियस से पूछने लगता है कि अकेडमीज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है। जूलियस बता दिया कि सभी अकेडमीज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट्स ही होते हैं, लेकिन एक स्टार स्कोर है जिसे कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्स का टाइटल दिया गया है। वही लड़की थी जो कि पिछले साल फोनिक्स फिस्टा भी जीती थी। ये दोनों वैसी बातें करने में लगे हुए थे कि तभी यहाँ पर लेस्टर और साया भी आ जाते हैं और इनके बाद ठीक यहाँ पर क्लॉडिया भी आ जाती है, दो गर्ल्स के साथ जिन्हें हमने पहले भी देखा है। जूलियस इन दोनों लड़कियों को देख के पहचान जाती है कि ये दोनों तो अर्लीकॉन्ट एकेडमी के स्टूडेंट है। जूलियस बोलने लगती है, इन्होंने हमारे ऊपर अटैक कराया था और तब भी तुम इनके संग कोऑपरेट कर रही हो। क्लॉडिया जूलियस के सवाल का कोई जवाब नहीं देती है, बस मुस्कुराने लग जाती है। दोनों गर्ल्स में से एक गर्ल जिसकी ये हाइट कम है, यह आयाटो को एनालाइज करने लगती है इसके चक्कर काट काट के और फिर एकदम से इसे किस कर लेती है। ऐसा करते हुए देख के तो साया और जूलियस का खून निकल जाता है। ये दोनों ही अपने वेपन निकाल लेते हैं इसको मारने के लिए। साया ने जब अपना वेपन निकाला था इन दोनों में से जो लंबी हाइट वाली गर्ल थी वो बोलने लगती है साया से, ये वेपन तो देखा हुआ लग रहा है। ये बोलती है, ये तुम्हारे फादर ने बनाया ना, वैसे तुम्हारे फादर भी साइंटिस्ट है, मेरे को पता है। मैं तुम्हें बताना चाहूंगी ये वेपन बिल्कुल बेकार है जो तुम्हारे फादर ने बनाया है। साया को गुस्सा आ जाता है। साया बोलने लगती है, तुम मेरे फादर की इस तरीके से इंसल्ट नहीं कर सकती हो, तुम्हें मेरे साथ डुएल करना पड़ेगा अभी के अभी। ये दोनों ही साया से ये बोल के चले जाती हाँ हम तैयार है डुएल के लिए, लेकिन यहाँ पर नहीं, तुम्हें फोनिक्स फिस्टा में आना पड़ेगा, वहाँ पार्टिसिपेट करो और फिर हमसे लड़ लो। ये दोनों ही गर्ल्स यहाँ पर साया को गुस्सा दिला के चले जाती है। साया आयाटो से बोलने लगती है, ठीक है तो मैं भी फोनिक्स फिस्टा में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ और आयाटो तुम मेरे पार्टनर होने वाले हो। लेकिन जूलियस तो पहले ही आयाटो को अपना पार्टनर बना चुकी है, तो अब ये दोनों यहाँ लड़ने चले जाते हैं। लेस्टर भी परेशान हो जाता है तो ये भी अब बाहर हो जाता है। सीन चेंज हो जाता है। आयाटो और याबुकी दोनों रास्ते में चल ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर वही अंकल जो कि उस लड़की को जिससे कि आयाटो टकराया था उसको पीट रहे होते हैं, लेकिन तभी जा करके आयाटो बचा लेता है इस लड़की को। आयाटो इनसे बोलता है कि आपको वायलेंस का यूज इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तभी ये पर्सन इससे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन है आयाटो से। आयाटो अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताता है तो ये आयाटो की डिटेल निकालने लगते हैं। ये देखते हैं कि आयाटो के पास सर्वेस्ट आई आयाटो को बताते हैं कि किरिन के ये अंकल है और ये किरिन से बोलते हैं किरिन तुम्हें आयाटो से अभी क्या भी बैटल करनी है। आयाटो साफ मना कर देता है तो ये बोलते हैं आयाटो अगर तुम जीतते हो तो ये किरिन को आपसे नहीं मारेंगे। आयाटो डोल के लिए मान जाता है क्योंकि ये जानता है कि इसमें किरिन की भलाई है और किरिन को भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी किरिन अपने अंकल के खिलाफ नहीं जा सकती है, इसलिए इसे भी अपनी तरफ से 100% देना पड़ेगा। दोनों ही अब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आयाटो अपना सर्वेस्टा निकाल चुका होता है और किरिन भी आयाटो के ऊपर रश कर देती है। आयाटो को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है किरिन से लड़ने में। किरिन की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज होती है, लेकिन आयाटो फिर भी काफी अच्छे से लड़ रहा होता है इससे। आयाटो नोटिस करता है कि किरिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोनों अब पीछे हट जाते हैं एक पल के लिए और किरिन अब आयाटो के ऊपर वापस रश कर देती है। आयाटो को दिखाती है ऐसा है कि आयाटो के ऊपर ये अटैक कर रही है, लेकिन ये आयाटो का बैच ही काट देती है। फिर इसके साथ ही अब आयाटो हार जाता है और आयाटो की हार यहाँ पर जूलियस ने भी देख लिया और यहाँ पर सब लोग हैरान रह जाते हैं ये बैटल देखने के बाद। याबुकी भी बोल रहा होता है ये बैटल काफी ज्यादा मजेदार थी। किरिन आयाटो के पास आती है और इसे थैंक यू बोलती है बैटल करने के लिए इसके साथ। किरिन यहाँ से चली जाती है और फिर आयाटो के पास जूलियस आती है। जूलियस आयाटो से बोलती है कि तुमने आखिर उससे बैटल क्यों करी, क्या तुम्हें नहीं पता वो पूरी एकेडमी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किरिन ने जहाँ पे लड़ने में इतनी ज्यादा मेहनत करी, यहीं पर इसके अंकल इससे बोल रहे होते हैं कि तुम और भी ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकती थी, इसलिए अगली बार और बेहतर करना। अपने अंकल से ये सुनने के बाद किरिन को बुरा तो काफी लगता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोलती है। सीन चेंज हो जाता है। आयाटो रेस्ट रूम में रेस्ट कर रहा था क्योंकि अपनी लास्ट बैटल के दौरान काफी ज्यादा थक चुका था। तभी यहाँ पर जूलियस आ जाती है, लेकिन आयाटो अभी भी अपनी बैटल के बारे में सोचे जा रहा था कि ये आखिर हार कैसे गया इतनी आसानी से। जूलियस आयाटो
जाके मुंह पे रुमाल मारती है और इससे बोलने लगती है कि इसे भी काफी ज्यादा बुरा लगा कि आयाटो हार गया किरण से। अब ये बताने लगती है अकेडमी के बारे में कि अकेडमी में 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें कि नहीं हरा सकती है जूलियस। एक किरण है, एक क्लॉडिया है और एक आयाटो है, लेकिन उन सब में सबसे टॉप पर है किरण। जूलियस बताती है कि किरण एक स्वॉर्ड टाइप का सर्वेस्टा यूज करती है जो कि एक पुराने जमाने का सर्वेस्टा है। ये बताती है कि वो है तो असल में बच्ची, लेकिन वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कोई सोच भी नहीं सकता है। जूलियस आयाटो से बोलती है फिलहाल के लिए हमने काफी बातें कर ली हैं, तुम जाओ जाकर के क्लॉडिया से अपने लिए सबसे पहले एक नया बैच लेकर के आओ। जूलियस की बात मानते हुए आयाटो आ चुका होता है क्लॉडिया के पास अपना नया बैच लेने के लिए। यहाँ पर क्लॉडिया मजे ले रही होती है स्टूडेंट काउंसिल होने के अपने। क्लॉडिया तक भी ये बात पहुंच चुकी है कि आयाटो किरण से बैटल हार चुका है। यहाँ पर क्लॉडिया आयाटो को बताने लगती है कि हम किरण के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके अंकल की पोस्ट यहाँ पर काफी ज्यादा है। क्लॉडिया बताती है कि किरण के अंकल का ट्रेनिंग देने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। वो किरण को बहुत ज्यादा पेन देते हैं जो कि किरण को भी बिल्कुल पसंद नहीं है और वो बहुत ज्यादा परेशान भी करते हैं उसे, लेकिन अपनी किसी मजबूरी के चलते हुए किरण को उनकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। क्लॉडिया से नया बैच ले लेने के बाद आयाटो वापस बॉयज डोम में आ जाता है जहाँ पे कि आयाटो अभी भी यही सोचे जा रहा था कि आखिर क्लॉडिया से कहना क्या चाहते थे किरण के बारे में। आयाटो जैसे डोम में पहुंचता है आयाटो देखता है कि बहुत सारे लड़के किसी को घेर के खड़े हुए होते हैं, ये किरण को घेर के खड़े हुए होते हैं। किरण भी यहाँ पे बस आयाटो का इंतजार कर रही थी। आयाटो जैसे यहाँ पर आता है किरण को काफी अच्छा लगता है कि फाइनली आयाटो यहाँ पर आ चुका है। गाइस मैं इस एनीमे को फिलहाल के लिए तो यहीं पर रोक रहा हूँ, लेकिन आगे की स्टोरी जाननी है तो एक काम करो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट के सेशन में जाओ, एस्टेरिस वॉर के एपिसोड नंबर 6 से स्टोरी को वापस कंटिन्यू कर लो। तो चलो फिर मैं भी जा रहा हूँ, मिलेंगे किसी और एनीमे में, तब तक के लिए सायोनारा गाइस।